हेलो। पहले ही बता तो मैं टाइटल में या तो देख ही लिया होगा, मतलब वो जो यूट्यूब पे वो जो पिक्चर आती है ना स्टार्टिंग पेज जो भी होता है वो, या फिर तुम अभी भी देख रहे हो। अब आज हम करेंगे क्या करेंगे, ईपीएफओ का एसएससी का 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो इसमें इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग तो मैं वो कवर करूँगी, और फिर बाकी तो चलो कंटिन्यू करते हैं। तैयारी होपफुली अच्छी चल रही होगी एंड स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा अनसीन पैसेज। मतलब अगर मैं पूरे पेपर की बात करूँ ना, तो मेरे को मैथ्स में पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैथ्स मैंने कराई है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस कर रखे होंगे, नहीं तो इजी क्वेश्चंस होंगे कि तुम इतना सॉल्व कर सकते होगे। ठीक है, तो जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम सब करा रखे हैं मैंने, तो आई होप कि तुमने कर रखे होंगे। बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस भी आते होंगे तुम्हें। तो स्टार्ट करते हैं। मतलब जैसे पहला क्वेश्चन आता है अनसीन पैसेज। तो अनसीन पैसेज के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, तो कर ही रहे होगे तुम साथ साथ। तो अनसीन पैसेज का ना, जैसे मैंने भी कई सारे एग्जाम्स दिए थे, एंट्रेंस एग्जाम से, जैसे कि निफ्ट वगैरह हो गया, तो उनमें अनसीन पैसेजेस आते हैं। और फिर उसमें तैयारी भी ज़रूरत, मतलब हाँ उसमें, क्योंकि थोड़ा हाई लेवल आ जाते हैं मतलब अनसीन पैसेज, तो उसके लिए तैयारी ज़रूरी होती है। जब मैंने तैयारी शुरू करी थी ना, उससे पहले का मेरा तरीका अजीब था। उसके बाद जब मैंने तैयारी शुरू करी थी तो क्या हुआ था, तो मैंने अपना एक अलग तरीका निकाला था। मतलब अब आई डोंट नो कि मेरा तरीका सर्टिफाइड है या नहीं, बट वो मेरा तरीका है एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल विद दैट। तो पहले ही ऐसे करते थे, मतलब फिर मोस्ट ऑफ बच्चे क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर पूरा आंसर पैसेज पढ़ते हैं, फिर उसमें से आंसर ढूंढते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, एंड दैट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। मतलब जितने क्वेश्चन होंगे उतनी बार पैसेज पढ़ना पड़ेगा। अगर मान लो एक बार पैसेज पढ़ने में 2 मिनट लग रहे हैं, तो 5 क्वेश्चन के लिए 10 मिनट लग गए, टाइम सारा वेस्ट हो गया। तो इससे अच्छा क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे हम करेंगे कि पहले एक बार अनसीन पैसेज को पढ़ेंगे, रीड करेंगे, फिर उसमें मार्क कर लेंगे कि कौन कौन से पार्ट में क्या क्या है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे मैंने एक बार ये पढ़ लिया था, और मैंने मतलब जैसे अभी मार्किंग करी ना, कुछ ऐसे लगभग ऐसे सा ही है कुछ, मतलब ये ऐसे से एक साथ हैं, इसमें एक पार्ट में सेम चीज़ें हैं, तो वो सब मैंने मार्किंग करी है। तो अनसीन पैसेज के बारे में बता दो। मूडी एक इकोनॉमी रेटिंग एजेंसी है जो ग्लोबली सबको रेट करती है, और उसने इंडिया को स्टेबल इकोनॉमी से नेगेटिव में जाते हुए रेट करा था। तो उसके बाद जीडीपी के बारे में बताया, और उसके बाद पॉजिटिव आउटलुक क्या बताया कि क्या है इंडिया, मतलब गवर्नमेंट का क्या पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव फैक्टर क्या है कि जीडीपी की बहुत, मतलब और एक नेगेटिव इम्पैक्ट बताया। मतलब ये सब चीज़ें बताई गई हैं इसमें। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट कुड बी द मेन रीजन फॉर द रिवीजन ऑफ द रेटिंग ऑफ इंडिया फ्रॉम स्टेबल टू नेगेटिव। तो वो मेरा कुछ इस पार्ट में है कि रिवीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम स्टेबल टू नेगेटिव। तो अगर मैं ढूंढूंगी ना, तो मेरा यहाँ पे कहीं मिलेगा मेरे को। जैसे मैं ये रहा, क्या लिखा है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द मूडीज नन ऑफ द इशू हैज हाईलाइटेड इज अननोन द ग्रोथ स्लो डाउन इट्स अफेक्ट एंड फिजिकल डेफिसिट बोरोइंग आर द मेन वरीज। मेन वरीज पूछा है ना, तो बाकी वरीज को छोड़ के हम सिर्फ मेन वरीज की तरफ जाएंगे। तो उसका अब मेरे पास मेन रीजन आ गया, इसमें कहीं है, हाँ है, क्या है, द ऑन गोइंग इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड रिपरकशन ऑन फिजिकल डेफिसिट एंड बोरोइंग्स आर टेकन बाय द कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिवाइव द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं बाय आर गवर्नमेंट। तो वो मेरा कहीं यहाँ पे कहीं है एंड में, फर्स्ट पैराग्राफ के एंड में अगर मैं देखूंगी तो ये रहा ना, अपार्ट फ्रॉम ऑन द अदर द गवर्नमेंट हैज बीन फोर्स्ड टू स्पेंड मोर ऑन द गिवन लेग अप इकोनॉमी। दिखा, फिर क्या, अपार्ट फ्रॉम द पुशिंग एक्सपेंडिचर ऑन द कैपिटल प्रोजेक्ट द गवर्नमेंट लास्ट गेव अवे कॉर्पोरेट टैक्स कंसेशन अमाउंट वूपिंग 1.45 लाख करोड़। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है कि एक तो एक्सपेंडिचर, पुशिंग एक्सपेंडिचर क्या, कैपिटल प्रोजेक्ट पे, और टैक्स कंसेशन, कॉर्पोरेट टैक्स कंसेशन, 2 चीज़ें हुई हैं मेनली। तो 2 चीज़ें हैं, ए और सी। आंसर इज ई, क्योंकि दोनों ए और सी आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पॉजिटिव फैक्टर डिस्पाइट द प्रोजेक्ट ऑफ द फिजिकल स्लिपेज ऑफ 0.4% ऑन द जीडीपी। तो अब ये पॉजिटिव फैक्टर वाला जो जीडीपी वगैरह का पार्ट है, वो मेरा कहीं फर्स्ट पैराग्राफ के एंड में आ रहा है, और सेकंड पैराग्राफ में आ रहा है, जो मैंने मार्क भी कर रखा है, दिख ही रहा होगा। तो इस पैराग्राफ की लाइन कहाँ पे है, ये रहा, क्या है
कि रेटिंग एजेंसी अल्ट्रा सेंसिटिव द फिजिकल ओवररन बाय द पॉजिटिव फैक्टर मिला। तो एक्सटर्नल डेप्थ ऑफ जीडीपी इज जस्ट अबाउट 20%, बट द रेटिंग डू हैव इम्पैक्ट ऑन द इन्वेस्टर गवर्नमेंट। और क्या है, और इसी लाइन में ही तुम्हें देखा होगा कि इंडियाज बोरोइंग आर ऑलमोस्ट होली डोमेस्टिक। समझे क्या है, एक तो और एक यहाँ पे कहीं था ये दिखा, बट देर आर अदर पॉजिटिव सिग्नल सच एज द इंक्रीज इन बैंक क्रेडिट ऑफ टेक रिपोर्टेड आरबीआई फॉर द सेकेंड सक्सेसिव फोर्टनाइट। ठीक है, दो चीज़ें मिल गई मेरे को। दो चीज़ क्या है इसमें, ये तो है इंक्रीज वाला, रिकॉर्डिंग वाला नहीं है, बोरोइंग सारे डोमेस्टिक है, मतलब बी और डी मेरा आंसर है, आंसर इज ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखूं, व्हाट आर द वेज मेंशन इन द पैसेज टू मीट द टारगेट इन द अपकमिंग मंथ ऑफ दिस फिस्कल। ठीक है, तो अब वेज क्या क्या हैं, तो मेरे वेज मेरे सेकेंड पैराग्राफ में थे। क्या है, दूसरा कलर लेती हूँ, क्या है, द गवर्नमेंट नीड्स टू प्रेस पेडल हार्डर ऑन द रिफॉर्म एंड debunk GST. It may have little option to go bigger on disinvestment in the remaining 4-month fiscal. The target is 1.05 lakh crores set for, मतलब मेनली यही है। ठीक है, फिर इसमें से ऑप्शन क्या क्या है मेरे, डिपेंडिंग ऑन द फाइनेंशियल कंक्लूजन रूरल पुअर की बात हुई है कहीं, नहीं। फार्मर इनकम की तो कोई बात ही नहीं हुई। सिंस कमिंग 3 years द गवर्नमेंट हैज ट्राइड हार्ड टू प्रोजेक्ट, नहीं ये भी नहीं है। टू मीट द टारगेट गवर्नमेंट शुड गो ऑन बिग डिसइन्वेस्टमेंट, यही बात हुई थी अभी। अब क्या, व्हाट कुड बी द अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ दिस पैसेज, जैसे कि मैंने बताया था मूडी इकोनॉमी रेटिंग एजेंसी है जिसने बताया है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो स्टेबल से नेगेटिव की तरफ जा रही है, और रिफॉर्म्स बताएं कि क्या क्या करना चाहिए उसको। तो मूडीज आउटलुक कम टू फेंट साइंस इन द रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी, नहीं, क्योंकि इसमें बस ये बताया गया कि मूडी ने साइंस दिए हैं और फिर इकोनॉमी के हिसाब से वो साइंस देते हैं कि वो इकोनॉमी नीचे जा रही है। बैंक क्रेडिट ऑफ टेक हैज़ बिन द सेकेंड, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। मूडी हैज़ फ्लैश नोन रिस्क एंड द सेंटर हैज़ टू पुश हार्डर टू फॉर्म रिफॉर्म, यही है, दैट्स द आंसर। टर्बुलेंस इन द इकोनॉमी ड्यू टू ग्लोबल इम्पैक्ट, नो, मतलब ये होता है, इट्स नॉट फॉल्स कि फॉल्स नहीं, लेकिन दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट टाइटल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अकॉर्डिंग टू ऑथर इज इनकरेक्ट। देखो हमने कुछ पढ़ा था तो मेरे को याद है, मैं जैसे एक्सटर्नल डेप्थ इज GDP 20%, ये मेरे को याद है। द गवर्नमेंट गेव अवे कॉर्पोरेट टैक्स कंसेशन ऑफ 1.45 लाख करोड़, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सोवरेन रेटिंग इन इंडिया स्टेबल टू नेगेटिव, ये भी ठीक है। डी क्या है, मूडी हैज प्रोजेक्टेड डेफिसिट स्लिप ऑफ 3.7% इन द नेक्स्ट फिस्कल, ये तो देखना पड़ेगा। ये मेरा यहाँ पे कहीं दिखा 3.7% वाली लाइन में नहीं दिखा, तो मैं दिखा, तो क्या है, मूडी हैज प्रोजेक्टेड द डेफिसिट स्लिप ऑफ 3.7% इन GDP इन दिस फिस्कल, उसमें क्या लिखा है, नेक्स्ट फिस्कल, तो दिस इज माई इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, फिर क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच इज नियरली सिमिलर। फिर टर्बुलेंस का मतलब एक तरह से हमने वो कभी सुना होगा कि प्लेन में जब हम ट्रैवल करते हैं एयरप्लेन में, तो उसमें क्या होता है, उसमें बोलते हैं कि कभी कभी टर्बुलेंस आ जाता है, मतलब एक तरह से डिस्टर्बेंस आ जाती है जब प्लेन चल रहा होता है, तो कभी कभी ऐसे टर्बुलेंस आ जाता है तो उसे डिस्टर्बेंस बोलते हैं। दैट्स द आंसर। पेडल, हमने पेडल वर्ड पढ़ा था, अब वो उसके हिसाब से क्या है, यहाँ पे क्या है, द गवर्नमेंट नीड टू पेडल हार्डर ऑन द रिफॉर्म्स एंड इन डिबंक GST। तो इसमें क्या है, इसमें गवर्नमेंट को अपने व्यूज़ रखने पड़ेंगे इन डिबंक GST और रिफॉर्म्स लाने के लिए, तो काम करना पड़ेगा। टॉर्चरस तो नहीं हो सकता, स्वाव भी नहीं हो सकता, प्रोवेंशियल में भी हो सकता है। प्रोवेंशियल इज लाइक गिविंग द लाइक बात करना उसके बारे में, या फिर क्या करना, व्यू पॉइंट रखना मेरे ख्याल से, लाइक आई कैन जैसे होता है ना, हाँ ठीक है। वर्क नहीं हो सकता, कल्चरल नहीं हो सकता, प्रोविंशियल में भी हो सकता है। स्वाव क्या होता है, मतलब हाँ करना मेरे ख्याल से, तो है ना, हाँ, इट्स लाइक स्मूथली अग्रीइंग और पोलाइटली। तो प्रोवेंशियल का इज अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें वो दिखा, क्या बताना है, ऑपोजिट बताना है। आउटलुक का मतलब थोड़ा सा देख के रेफरेंस के हिसाब से चलना,
ठीक है। तो अब मुझे पता है, जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ कि जैसे तुम रेफरेंस पॉइंट का मतलब बताती हो, जैसे तुम अर्थ पे हो और तुम मून को देख रहे हो, तो तुम्हारे हिसाब से अर्थ रुकी हुई है और मून चल रहा है, लेकिन रियल में दोनों चीज़ चल रही है। अब तुम मून पे जाते हो, तुम्हारे हिसाब से अब मून रुका हुआ है और अर्थ को देख रहे हो तो अर्थ चल रही है ना। तो अब रेफरेंस पॉइंट चेंज हो गया तो तुम्हारा पॉइंट भी चेंज हो गया, ठीक है। तो एक तरफ से क्या हो गया, आउटलुक का मतलब क्या समझे कि एक व्यू और एक प्रोस्पेक्ट एक पर्टिकुलर प्लेस से, मतलब किसी रेफरेंस से, ठीक है। तो फिर एग्रीड नहीं हो सकता, बिल्कुल टॉन्ट भी नहीं हो सकता, टॉन्ट मतलब ताना मारना, स्नीयर भी नहीं हो सकता, इट्स लाइक गीगल करना, क्रूप मतलब मुड़ा हुआ। तो इनडिफरेंस इज द रेस्ट बचता ऑप्शन हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि हमें वो बताना था ऑपोजिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा टाइम इसलिए लगा कि मैंने तुम्हें समझाया, अगर मैं खुद करती तो मेरा जल्दी होता, ऑफ कोर्स 10 मिनट नहीं लगते, 5 मिनट लगते, मतलब इट्स बेटर टू सेव 5 मिनट्स देन वेस्टिंग 5 मोर मिनट्स, है ना। एक बार ट्राई करना है तरीका, नहीं होता इट्स फाइन, नेसेसरी नहीं है कि तुम मेरा ही तरीका यूज़ करो, नहीं हो रहा है छोड़ दो, कोई नहीं, अपना तरीका लगाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें क्या बताना है, अच्छा पैराग्राफ बनाना है। द केव ऑफ द, अब तुम मेरे को देखना है कि मैं कैसे बनाती हूँ। द केव ऑफ द डे आफ्टर 43 प्रोटेस्टर्स वर चार्ज विद राइटिंग एंड रिलीज बेल। द कमांडर ऑफ द पीपल Liberation Army garrison in Hong Kong warned it was determined to protect the national sovereignty and stability and prosperity of Hong Kong। देखो अब तक जितने पढ़ाने वाले उसके हिसाब से मेरा ये पहला होगा, ठीक है। यहाँ पे कमांडर आए और उनके बाद बात, देखो 2 पढ़ा, तो मेरे हिसाब से मैंने कोई हांगकांग वगैरह की हिस्ट्री वगैरह नहीं पढ़ी, तो मेरे हिसाब से क्या होगा कि कोई कमांडर आए, उन्होंने रिफॉर्म्स के बारे में बताया कि कैसे हमें करना चाहिए, उसके बाद प्रोटेस्ट हुए और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जेल हुई लोगों को। तो क्या हुआ, द रिमार्क वर मेड बाय द चेन दाओशांग ऑन वेडनेसडे एट द रिसेप्शन सेलिब्रेट 92nd एनिवर्सरी ऑफ PLA। अभी क्यों बोला उन्होंने, तो ये मेरी सेकंड हो गई अब तक की जिसमें से। सम ऑफ दोज चार्ज वर यंग एज 16 इंक्लूडिंग कैथी पैसिफिक पायलट। तो अब क्या होगा ये, क्योंकि यहाँ पे बेल और प्रोटेस्टर की बात करी गई है और वो भी कैथी पैसिफिक पायलट और प्रोटेस्टर्स ही थे मेरे ख्याल से, तो क्या हो गया, ए के बाद मेरा सीधा आएगा, एक सेकेंड, ए के बाद पक्का आएगा मेरा डी, ठीक है। फिर क्या, अब ई क्या है, द हेड ऑफ द चाइनीज आर्मी हांगकांग में स्पोकन प्रोटेस्ट, ठीक है। अब ये मेरा पहला हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पीपल लाइब्रेशन आर्मी के कमांडर थे, क्या कौन थे, चेन दाओशांग। अब यहाँ पे बोला है कि चाइनीज आर्मी के जो हेड थे उन्होंने बोला प्रोटेस्टर को, हांगकांग को, फर्स्ट टाइम सेइंग अनरेस्ट सीरियसली थ्रेटनिंग द लाइफ एंड सेफ्टी ऑफ द पीपल शुड नॉट बी टॉलरेटेड। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 92nd एनिवर्सरी आई तो चेन दाओशांग ने रिमार्क्स दिए, फिर वो हुए प्रोटेस्ट हुए एक टाइप से। तो मेरे ख्याल से क्या हो सकता है, E B C A D, दिस इज द तरीका, देख लो। सेकंड क्या है मेरा B, फर्स्ट क्या है मेरा E, थर्ड क्या है मेरा C, फिफ्थ क्या है मेरा D, और फिर बचा क्वेश्चन क्या होगा, फोर्थ होगा मेरा A, ठीक है। हो गया आंसर। अब फिल इन द ब्लैंक्स आके फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। क्या है, देयर कम्स अ टाइम व्हेन द नीड ऑफ द पीस एंड डैश इज ग्रेटर देन द नीड फॉर अनडूइंग एन इनजस्टिस। तो अब क्या बोला है कि देयर अ टाइम, कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि हमें सब कुछ शांत चाहिए होता है और मतलब कभी भी मतलब रिवोल्ट नहीं चाहिए होता, बिल्कुल पीस हार्मनी चाहिए होती है। तो फेलियर तो नहीं होता, क्लोजर क्या होता है, हर चीज़ एक टाइप से शांत कर देना, जो भी तूफान आ रखा है माइंड में सब कुछ शांति से सेटल कर देना एक टाइप से। स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, सिंपलिसिटी नहीं हो सकता, तो बेस्ट आंसर इज क्लोजर। फिर क्या है, तो अब पता है ये, अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, पूरा पैराग्राफ में ना बस वही लाइन पढ़नी है। तो अब मेरा पॉइंट यहाँ पे खत्म हुआ था, क्या होगा, allowing temple to come up through a government court has been apparently chosen a path most dash to social harmony। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा पाथ चूज किया, क्या वो शांति रखना चाहेगी तो वो पाथ चूज करेगी जो सबसे ज़्यादा सोशल हार्मनी की तरफ जा रहा होगा, जो होगा कंड्यूसिव टू सोशल हार्मनी। कंड्यूसिव मतलब किसी की तरफ टेंड करना या कॉज करना, कॉज इज कॉज सोशल हार्मनी, क्योंकि बैफलिंग इट्स लाइक इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, लाइक ठीक है। हॉरिफाइड मतलब डरावना सा, ऑर्गेनाइज मतलब कुछ ऑर्गेनाइज, ठीक है। बैफलिंग मतलब इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो मेरे लिए करेक्ट आंसर इसके लिए कंड्यूसिव। फिर क्या है, अब फिर क्या था, हाँ, टू कंपनसेट द मुस्लिम व्हाट,
देखो सुप्रीम कोर्ट ने बात करी गई है तो मुस्लिम और हिंदू था, और हिंदू मुस्लिम ने लॉ केस करा था, जिन्होंने लॉ सूट करा होगा, जिस पे लॉ सूट होगा, तो माइग्रेंट नहीं, रियलिटी नहीं, पावर नहीं, लिटिगेंट्स टू क्या था, टू कंपेंसेट द मुस्लिम लिटिगेंट्स। ठीक है, इसके बाद मैं इससे पहले वाली लाइन पढ़ूंगी, दैट दिस इज मोर ऑफ मोरल क्या बाय द वे बाय वे ऑफ पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज एंड लेट्स एडजक्शन। तो अब उन्होंने क्या करके मुस्लिम्स को क्या दे रहे हैं, वो पॉलिटिकल मॉरल क्या दे रहे हैं, मॉरल क्या होती है, कंसोल होता है, तो रिमोर्स तो नहीं देंगे, वो इंस्टिगेट भी नहीं देंगे, कंसोलेशन इज मे बी द करेक्ट ऑप्शन इन दिस। ठीक है, रिमोर्स का मतलब डीप रिग्रेशन तो नहीं देंगे, ताकि सब कुछ शांत और सोशल हार्मनी के साथ चलता रहे, तो मतलब सबको कंसोल करके सबको साथ में रखेंगे, इसीलिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दैट दिस इज मोर ऑफ अ मोरल कंसोलेशन वाला पार्ट हो गया। अब क्या है, फाइनल अवार्ड विल ऑलवेज बी सोर्स ऑफ पीस, कम्युनली पोलराइज व्हाट, क्योंकि अगर अब हम देखें कम्युनिटी कहाँ रहती है, कम्युनिटी जहाँ रहती है वहाँ एक एनवायरनमेंट बनता है, सराउंडिंग्स बनती है, तो हमें क्या चाहिए, शांत सराउंडिंग चाहिए, कम्युनली पोलराइज सराउंडिंग्स मतलब एनवायरनमेंट, पोजेशन नहीं कि लड़ना थोड़ना है, कॉनोसियर नहीं, एफिशिएंसी नहीं। ठीक है, एफिशिएंसी मतलब टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड रिजल्ट एक टाइप से, तो एफिशिएंसी तो कोई चाहेगा ही नहीं। अब क्या, बट वट इज मोस्ट वेलकम अबाउट दिस 1045 पेज ऑफ डैश ऑफ अ बेंच ऑफ 5 जज अनेमिटी। अब पता है क्या है, जब भी कोई ऐसा कम्युनल केस होता है ना, तो उसमें कोई वर्डिक्ट मतलब कोई ऐसे गिल्टी तो नहीं होता, तो इसमें क्या आती हैं, वर्डिक्ट्स आती हैं, तो वर्डिक्ट्स। ठीक है, वर्डिक्ट इज अ लाइक डिसीजन और अ जजमेंट जो बनती है बाद में जब केस खत्म होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एरर बताना है। ठीक है, ABCD पार्ट है, इसमें एरर बताएंगे, जल्दी सॉल्व करते हैं। फिर कहते हैं इलेक्शन टू द असेंबलीज ऑफ महाराष्ट्र एंड हरियाणा सॉ द वोटर टर्न आउट डिप इन कंपैरिजन विद 2014 पोल। सबसे पहली बात पहला ही एरर दिखा, कंपैरिजन के बाद कभी विद नहीं आता, कंपैरिजन के बाद कुछ भी आएगा लेकिन विद नहीं आएगा, तो विद इज इनकरेक्ट, आंसर इज कंपैरिजन में 2 आएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन गलत है ना मेरा, मतलब सी पार्ट, ऑप्शन सी पार्ट डी। ठीक है, इन्फोसिस इज एम्ब्रॉयल्ड इन अनदर, एम्ब्रॉयल्ड मतलब फंस जाना, कंट्रोवर्सी आफ्टर विसल ब्लोअर ग्रुप सेड द कंपनी वाज इंडल्जिंग इन अनएथिकल प्रैक्टिसेस टू बूस्ट शॉर्ट टर्म रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स। मेरे ख्याल से इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, फिर क्या है, वाइल ओपननेस वॉज नेसेसरी फॉर द सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलाइजेशन दो इट वॉज नॉट सफिशिएंट। अब ये दो पता है बहुत ज़्यादा सुपरफ्लुअस लग रहा है, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी, लेकिन यूज़ कर दिया, तो मेरे हिसाब से एरर इज इन पार्ट सी, ऑप्शन बी। फिर क्या है, लर्निंग एंड अनलर्निंग आर अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस इन विच मोर इकोनॉमिक पॉलिसीज आर सीन एज मीन टू द एंड ऑफ डेवलपमेंट, नॉट एंड्स इन देमसेल्फ। अब मुझे तो पता है कि आर के बाद SES नहीं लगता, मतलब प्लूरल फॉर्म में SES नहीं लगता, लेकिन जो यहाँ पे मीन्स है ना, वहाँ पे मीन्स आना चाहिए कि मीन्स एन एक्शन और अ सिस्टम बाय विच रिजल्ट इज अचीव। ठीक है, मतलब एक तरह से एक एक्शन, यहाँ पे वो मीन वाला मतलब वाला मीन नहीं आएगा, उसमें एक एक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे मीन आएगा, तो ऑप्शन पार्ट सी, ऑप्शन बी। ठीक है, द मॉडेस्ट टर्न आउट इन महाराष्ट्र एंड हरियाणा कुड हैव बीन एक्सपेक्टेड कंसीडरिंग द लेथार्जी दैट लूम्ड ओवर द असेंबली इलेक्शन कैंपेन इन बोथ स्टेट। या तो इसमें सिंपल प्रेजेंट लगेगा, नहीं तो इसमें क्या लगेगा, पास्ट परफेक्ट। तो ये लूम्ड गलत है, यहाँ पे आएगा हैड लूम्ड। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब भी ये ध्यान रखना कि ये क्लॉज है, एक क्लॉज हमेशा पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, एक क्लॉज हमेशा पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। जब भी कोई दो काम होते हैं ना एक साथ, तो एक सिंपल टेंस में होता है और एक पास्ट परफेक्ट में होता है, लेकिन दिस इज अ क्लॉज एंड क्लॉज ऑलवेज मस्ट बी इन पास्ट परफेक्ट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे, फिलअप सी है अगेन, क्या है, द न्यू कंपनी पॉलिसी एम टू इंक्रीज डैश द एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल इंसेंटिव्स। एक कंपनी के एम्प्लॉय से क्या चाहते हैं कि वो काम करे, और उस काम करने की उसको क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
आफ्टर कंप्लीटिंग रिसर्च द टीम कंपाइल्ड अ डैश रिपोर्ट समराइजिंग द फाइंडिंग्स। तो अब रिपोर्ट समझिए समराइज बनती है, तो सक्स इन इट इज अ वर्ड फॉर समराइजिंग और लाइक मेकिंग अ ब्रीफ, तो सक्स इन इट। ठीक है, तुम्हें अपनी वो बढ़ानी पड़ेगी, क्या, वोकैबुलरी, डायरी पढ़ो, मतलब डिक्शनरी पढ़ो, सॉरी डिक्शनरी पढ़ो, अपने आप तुम्हारी वोकैब बढ़ेगी, लेकिन उसको उन वर्ड्स को रिवाइज भी करो, मतलब यूज़ करो। जैसे कोई भी नया वर्ड सीखो तो उसको डेली यूज़ में यूज़ करो ताकि तुम्हारी वो वोकैब में आ जाए। ठीक है, फिर क्या था, सीईओ डिसीजन टू इम्प्लीमेंट द कॉस्ट कटिंग मेजर वॉज मेट विद डैश फ्रॉम एम्प्लॉयज हु फियर्ड ले ऑफ। तो एम्प्लॉय या तो उसको हाँ करेंगे या तो ना करेंगे, या तो अपोज करेंगे या तो एक्सेप्ट करेंगे। तो एक्सेप्ट की तो बात नहीं हो रही मेरे हिसाब से, क्यों, क्योंकि फ्रॉम एम्प्लॉयज हु फियर्ड ले ऑफ, ये भी तो समझो एक सेंटेंस का मतलब बनता है। अब वही तो, ठीक है, तो एक टाइप से अब ये अपोजिशन होगा, तो स्केप्टिज्म नहीं होता। स्केप्टिज्म एक गाने में यूज है, बताओ कौन से गाने में, कमेंटेड। एंथुजियाज्म नहीं, इंडिफरेंस में भी नहीं, नहीं इंडिफरेंस तो बिल्कुल नहीं, कंप्लायंस भी नहीं, कंप्लायंस में साथ साथ डिसेंट इज द वर्ड फॉर अपोजिंग और नॉट एक्सेप्टिंग। तो इट कैन बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्यू कॉफी शॉप ऑफर्स अ वाइड वेराइटी ऑफ बेवरेजेस टू डिफरेंट टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अब क्या लिखा है, अब बेवरेजेस या कॉफी शॉप पे कौन आता है, कस्टमर्स आते हैं, और हमें कस्टमर्स को ही मतलब उनके डिज़ायर्ड चीज़ें देनी पड़ेंगी। तो एक टाइप से मतलब उनकी जो डिज़ायर है उनको सेटिस्फाई कर पाए, मतलब कस्टमर को हम ऐसी चीज़ दें जिससे वो खुश होके जाएं। तो द वर्ड फॉर दिस इज पेंडर। क्या, पेंडर। ठीक है, पेंडर मीन्स किसी का डिज़ायर और वो सब सेटिस्फाई करना। फिर क्या है, द म्यूजियम्स एग्जिबिट इंक्लूड्स सेवरल डैश आर्टिफैक्ट फ्रॉम एंशिएंट सिविलाइजेशन दैट आर नॉट यूजुअली सीन इन पब्लिक। तो ऐसे आर्टिफैक्ट्स हैं उसमें जो अलग अलग टेस्ट के हो सकते हैं, यूनिक हो सकते हैं, या फिर डिफरेंट स्टाइल आइडियाज़ के हो सकते हैं। तो कुछ डिफरेंट के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं हम, एक्लेक्टिक। Eclectic is a word for like different ideas, styles, taste from broad and diverse range। ठीक है, अब आगे हमारी रीजनिंग, तो रीजनिंग सॉल्व करते हैं।